वेलकम बैक। मैं लव केसा है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपके जो करेंगे आपके CDP चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड वीडियो है आज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रतिभावानता का एक संकेत नहीं माना जाता है। अब जो प्रतिभावान जो बच्चे, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में 2 क्वेश्चन आए थे इससे, और इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ चुका है, तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन हो गए। प्रतिभावानता का एक संकेत नहीं है, जो नहीं है आपको वो बताना। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो आप क्या पढ़ के जाते हो, आप पढ़ के जाते हो कि जो है, लेकिन ये जो एग्जामिनर है वो पूछता है बहुत बार, मतलब बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो नहीं है, और बच्चे जल्दबाजी में गलत आंसर लगा देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो नहीं वाला ऑप्शन कौन सा है। अभिव्यक्ति में नवीनता, मतलब अभिव्यक्ति में नवीनता का यहाँ पर मतलब है जब आप बच्चे को कोई चीज़ बताते हो, प्रतिभावान बच्चा है वो, आपकी क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा है, और आप उसे कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, तो उस कॉन्सेप्ट में बच्चा अपनी भी चीज़ें ऐड कर देता है। ठीक है ना, और उसमें जो अभिव्यक्ति कर रहा है उसमें अपने विचारों को ऐड करने को बोलते हैं नवीनता। उसमें नवीनता लेकर आया था। ठीक है, या कोई बच्चे ने कोई टॉपिक खुद ही पढ़ा है ना, उसको अपने तरीके से और अच्छी तरीके से सामने वाले के सामने रख पाना, समझा पाना सामने वाले को। ठीक है ना, तो ये भी एक प्रतिभावान बच्चे की वह विशेषता है ना, एक संकेत है, लेकिन इसमें नहीं वाला पूछा है। दूसरा ऑप्शन जिज्ञासा, जिज्ञासु होते हैं प्रतिभावान जो बच्चे होते हैं, वो हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट पूछना चाहते हैं। जो नॉर्मल बच्चा होता है वो तो ये मानता है कि मैथ में ये है फॉर्मूला और हमें इसको कहीं भी लगा, मतलब जहाँ लगना चाहिए वहाँ पर लगा देना है। लेकिन जो प्रतिभावान बच्चा होता है वो ये बोलता है कि ये A+B ही क्यों हुआ, ये इसको हमने स्क्वायर ही क्यों किया, इसको हमने क्यूब क्यों नहीं किया, वो इस तरीके से पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये भी विशेषता है प्रतिभावान बच्चे की। थर्ड ऑप्शन है आपका रचनात्मक विचार। जो प्रतिभावान बच्चा होता है वो रचनात्मक होता है। ठीक है, जैसे अब वो इसी चीज़ को ये कहेगा कि इसको मैं कितने, मतलब ये इसमें मुझे लिखना पड़ रहा है, इसको मुझे इक्वेशन को पूरा सोल्व करना पड़ रहा है, क्या मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये मुझे सोल्व ना करना पड़े, और जो स्टेप्स हैं, जो मैथ के जो प्रॉब्लम है उसके जो स्टेप्स हैं उन्हें कम कर दिया जाए और आंसर ला दिया जाए। तो ये भी एक जो बच्चा क्या होता है वो रचनात्मक होता है। अब जरूरी नहीं कि वो मैथ में ही हो, वो आर्ट वर्क में भी हो सकता है, साइंस में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। ठीक है ना, इंग्लिश में अच्छे वर्ड्स का प्रयोग करना, न्यू अच्छे शब्दों को यूज़ करना, हिंदी में भी हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। और ठीक है ना, तो ये आपका ये भी विशेषता है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है दूसरों के साथ लड़ना, प्रतिभावान बच्चे की विशेषता नहीं है। प्रतिभावान बच्चा कहीं भी दूसरों के साथ नहीं लड़ेगा, वो दूसरे की बात सुनेगा और फिर अगर खुद का तर्क सही है प्रतिभावान बच्चे का, तो वो दूसरे को समझाएगा कि तेरा तर्क यहाँ पर इसलिए गलत है, वो पॉइंट्स गिनवा देगा। ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करेगा। तो यहाँ पर जो आपका जो नहीं वाला ऑप्शन है वो आपका फोर्थ होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्यता में कमी, मतलब एक बच्चा है जो देख नहीं सकता या फिर वो उसे धुंधला नजर आता है, जिसे हम बोलते हैं पार्सली ब्लाइंड। ठीक है, हाफ ब्लाइंड है वो, या फुल ब्लाइंड भी हो सकता है, तो उसे देखने में दिक्कत है। किसी बच्चे को चश्मा लगा हुआ या जैसे भी है, और वो 5वीं कक्षा का बच्चा है, 5वीं क्लास का बच्चा है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे कक्षा में, आपको वो बताना। क्लास में आप उसे कैसा व्यवहार करोगे। देखो, पहला ऑप्शन यहाँ पर ऑडियो CD के माध्यम से सहायता प्रदान की जानी चाहिए। देखो, जो बच्चा देख नहीं सकता ना, उसे आप ऑडियो सुनाओगे, मतलब ऑडियो जो भी टॉपिक है उसकी। ठीक है, और जो उसको सुनेगा ना, तो उसके माइंड में एक इमेज बनेगी उसको सुनते हैं। जैसे एक नॉर्मल बच्चा जब कहानी को सुनता है, जब छोटे बच्चे किसी कहानी को सुनते हैं, तो अपने माइंड में वो एक सिंपल तस्वीर जो है इमेज है, इमेजिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पर वही करेंगे, जो बच्चा देख नहीं सकता उसको इमेजिनेशन करवाएंगे ऑडियो को सुनाकर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टेप रिकॉर्ड भी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन आपका कक्षा में विशेष उपचार दिया जाना चाहिए। विशेष उपचार हम नहीं देंगे। हम विशेष उपचार इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बच्चा ये फील करेगा 1-2 बार उपचार लेने के बाद कि मुझे स्पेशल फील कराया जा रहा है और मुझे औरों से अलग समझा जा रहा है और मुझे औरों से अलग ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके मन में एक हीन भावना पैदा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है काम का स्तर कम करने के लिए कर माफ़ कर देना चाहिए। कर माफ़ कर देना चाहिए, ये नहीं पता क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन काम का स्तर हम कम नहीं करेंगे। ठीक है, यदि हमने काम का स्तर कम कर दिया तो बच्चा फ्री भी इस बात को समझ जाएगा जो सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि मुझे औरों से कम आंका जा रहा है, मुझे औरों से की तुलना में कम समझा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक हीन भावना बच्चे में पैदा हो जाएगी जो सेकंड वाले ऑप्शन में, वही बात यहाँ पर थर्ड वाले में बोली गई है। फोर्थ ऑप्शन आपका माता पिता और मित्रों द्वारा बच्चे की मदद करनी चाहिए। ये मदद की जा सकती है लेकिन हर बार नहीं। ठीक है ना, और आप स्कूल में हो तो स्कूल में कैसा करोगे, स्कूल में फ्रेंड्स मदद कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ तक मदद करेंगे, उनको अपना ही तो पढ़ना है। तो ये चीज़ भी हम नहीं करवाएंगे। यहाँ पर हम टीचर किस लिए दे रखा है, टीचर इसलिए तो है कि वो बच्चे की प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। बच्चे को कैसी प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, उन सभी के लिए टीचर क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है और तीनों का कंपैरिजन में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
जो सीखने की प्रक्रिया के एक लक्षण के रूप में नहीं है। यहाँ पर नहीं वाले क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे गए हैं। माना जा सकता है, जो एक लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, मतलब आपको नहीं वाला बताना है कि सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ होती है और कौन सी नहीं होती है, आपको वाली बतानी। मतलब 3 होती होंगी, 1 नहीं होती होगी। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए थे, जो पेपर हुए थे, उनसे ही उठाए गए। ठीक है, तो देखते हैं पहला ऑप्शन, अधिगम लक्ष्य उन्मुखी। मतलब एक अधिगम का एक लक्ष्य होता है। लर्निंग हम किस लिए करते हैं, हमारा एक गोल होता है ना, हम उस गोल को प्राप्त करना चाहते हैं। अब गोल क्या होते हैं, आप एकदम बड़ा गोल प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आप अभी 5th क्लास में हैं मान लीजिए, या फिर आप अभी 6th क्लास में हैं और आप कह रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना है। तो आपको डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले 6 से 7 और 7 से 8, 9, 12th क्लास में, 11th क्लास में आपको साइंस लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद आप कहीं डॉक्टर के कोर्स के लिए अप्लाई कर पाओगे यदि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, मेरिट में पास कर पाते हो, पेपर पास कर पाते हो। तो ये गोल हम इस 6th क्लास में अपना नहीं सोच सकते कि मुझे डॉक्टर बनना है। हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे गोल अपने ऐड करने पड़ेंगे। और जो 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में जो साइंस की जो बुक्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। फिर 11th में हम साइंस लेंगे। इस तरीके से हम छोटे छोटे गोल को डिसाइड करेंगे और उसके बाद हम एक जो हमारा मेन गोल है डॉक्टर बनने का या फिर इंजीनियर बनने का, उसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, अधिगम का एक लक्ष्य होता है। हमारा लक्ष्य क्या है, अभी हमारा लक्ष्य क्या है, 6th क्लास में पास होना है, 5th क्लास में पास होना। ठीक है, तो ये तो है लक्ष्य अधिगम का, सीखने की प्रक्रिया में आता है। अनअधिगम भी एक सीखने की प्रक्रिया है। अनअधिगम सीखने की प्रक्रिया कैसे है ना, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में आप क्या करते हो, क्लास में पढ़ते हो। इनफॉर्मल में आप समाज में पढ़ते हो, क्लास से बाहर पढ़ते हो। ठीक है ना, क्लास से बाहर मतलब आप अपनी मम्मी के साथ बाजार जा रहे हो, तो बाजार में आप देखते हो कि मम्मी कोई फ्रूट खरीद रही है, या फिर पैसे के लेन देन किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेशन की जा रही है। या फिर सब्जी को देखा जाता है कि सब्जी कौन सी कैसी है, उनका देखते हैं, अंदाज लगाते हैं। यदि सब्जी में कोई छेद है या काली पड़ रही है तो वो खराब हो सकती है। तो इस चीज़ को हम कैसे सीखते हैं, ये भी तो हमारे सीखने के ये भी तो हम सीख रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़ों को। दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है हमें समाज में, हम ये भी सीखते हैं जब हम बाहर जाते हैं। ठीक है, तो अनधिगम भी एक सीखने की प्रक्रिया है। तो ये सीखने का प्रक्रिया में एक मतलब ये भी एक प्रक्रिया सीखने की, तो ये भी ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है आपका शैक्षिक संस्थानों ही, मतलब शैक्षणिक संस्थान ही वह जगह है जहां अधिगम किया जा सकता है। तो देखो, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट होते हैं सिर्फ वही एक ऐसा स्थान नहीं है जहां पर आप जो है नॉलेज लेते हो, ठीक है ना, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हो। आप उसके अलावा भी बोलते ना, अनधिगम भी एक प्रक्रिया है, मतलब इनफॉर्मल तरीके से भी ये सीखा जा सकता है, पढ़ाई की जा सकती है। और ये बोला कि सिर्फ इनफॉर्मल तरीके से पढ़ाई की जा सकती है, तो थोड़ा ऑप्शन आपका गलत होगा। और जो गलत वाला था उसने गलत वाला ही पूछा था आपसे ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया। व्यापक प्रक्रिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बच्चा जब स्कूल में एडमिशन नहीं भी लेता तो घर पे अपने पेरेंट्स के साथ सीखता है। ठीक है, मतलब उनके साथ बोलना सीखता है, अपनी जो भाषा को सीखता है कि मुझे मम्मी को मम्मी ही बोलना है, पापा को पापा ही बोलना है। अपने साथ कुछ जो है एक्सपीरियंस लेकर आता है बच्चा स्कूल में। ठीक है, और जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, किशोरावस्था में नहीं आ जाता ना, फिर प्रौढ़ावस्था तक नहीं आ जाता, फिर प्रौढ़ावस्था के पास वो जब वृद्धावस्था में पहुँचता है या वयस्कावस्था में पहुँचता है, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु के समय तक वह इतना कुछ सीख लेता है, अपने ज्ञान में इतनी वृद्धि कर लेता है कि उसे समाज में रहना बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अधिगम क्या कर रहा है, यहाँ पर जन्म से स्टार्ट हुआ है आपके, है ना, मतलब आप जब गर्भावस्था में थे, आप जन्म से पहले जब आप 9 महीने के टाइम में गर्भावस्था में थे, वहाँ से नहीं, आपका जब जन्म हुआ, जब से आपने स्टार्ट किया सीखना और आपकी मृत्यु तक आप सीखते रहे, तो ये भी एक सीखने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर नहीं वाला पूछा था, आपका नहीं वाला ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को समृद्ध बनाया जा सकता है यदि, पहला ऑप्शन आपका शिक्षक व्याख्यान और स्पष्टीकरण के विभिन्न प्रकार का उपयोग करें। व्याख्यान और स्पष्टीकरण के विभिन्न प्रकार का प्रयोग करें। तो देखो, जो व्याख्यान है ना, ये आपका हायर लेवल की जो क्लास होती है, आपकी 11th 12th में होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि वहाँ पर टीचर्स को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। ठीक है ना, और टीचर को और बच्चे जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रखते हैं। टीचर जैसा व्याख्यान देता रहता है, बच्चे अपने माइंड में इमेजिनेशन करते रहते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटी क्लासों के लिए इफेक्टिव नहीं है, ये बड़ी क्लासों के लिए इफेक्टिव, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पर नहीं है। स्पष्टीकरण देना, देखो छोटे, हम पहली से लेकर 5 तक की बात कर रहे हैं, तो ये व्याख्यान और स्पष्टीकरण पहली से 5 के लिए इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका कक्षा में समय समय पर परीक्षण पर ध्यान दिया जाए। समय समय पर आप परीक्षण पर ध्यान ना भी दोगे और बच्चे को यदि आप कौन सा अच्छे से समझाते हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल होनी चाहिए बच्चे की,
ये नहीं कि आपने रटवा दिया बच्चे को से, आपने फिर परीक्षण दिया तो तब तो पास कर ही देंगे। लेकिन यदि आप बच्चे को अंडरस्टैंडिंग लेवल वाली देते हो, ठीक है ना, आप बच्चे को टीचिंग एड यूज़ कराते हो, आप ऐसी अवलोकन विधि का यूज़ करते हो बच्चे को पढ़ाने के लिए, है ना, बच्चे से बोलते हैं कि अवलोकन करो कि बाहर पानी क्यों बरस रहा है, फिर पत्ते क्यों टूट रहे हैं, इस समय में क्यों टूट रहे हैं ना, पिछले महीने में क्यों टूटे, या कुछ भी आप बोल सकते हो, बच्चों को बता सकते हो। कोयल की आवाज़ इतनी सुरीली क्यों होती है, कोयल और कोयले में, मतलब कोयले नहीं, कोए में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें जो बच्चे के जो थिंकिंग को थोड़ा अलग करें। जैसे हम बोलते हैं थिंकिंग को बढ़ाएंगे, है ना, जैसे हम बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, बच्चे से एक टीचर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे एनिमल्स का नाम लिखो जो आपके घर में रहते हैं, वो ऐसे एनिमल्स के नाम लिखो जो आपके जंगलों में रहते हैं, ठीक है ना। फिर ऐसे एनिमल्स के नाम लिखो जो जिनके शरीर पर बाल होते हैं, और ऐसे एनिमल्स के नाम लिखो जिनके शरीर पर बाल नहीं होते। तो हम ऐसे भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या होगा, बच्चे की थिंकिंग बढ़ेगी और बच्चा उस चैप्टर को, टॉपिक को पढ़ाने के 1-2 दिन बाद ही नहीं, आप यदि उससे 1 हफ्ते बाद भी पूछते हो, 2 हफ्ते बाद भी पूछे तो इसका आंसर जो है दे देगा। लेकिन यदि आप बोलते हो कि बच्चे से कि जो जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं उनके नाम लिख दिए, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते उनके नाम लिख दिए, जो घर में पाए जाते हैं उनके नाम लिख दिए, और जो घर में नहीं पाए जाते, जंगलों में पाए जाते हैं, उनके नाम लिख दिए, तो बच्चा इनको रटेगा, ठीक है। और रटने पर क्या होगा, वो भूल जाएगा। तो परीक्षा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आपका पढ़ाने का तरीका इफेक्टिव होगा वो इंपॉर्टेंट है। तो समय समय पर परीक्षाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और प्राथमिक स्तर पर तो परीक्षाओं पर जोर नहीं दिया गया, क्योंकि परीक्षा पर यदि आप जोर दोगे तो बच्चा स्ट्रेस में आएगा उसे ज़्यादा नंबर लाने के लिए, क्योंकि हमें भी ये थोड़ी देखना है कि बच्चे के ज़्यादा नंबर आए, हमें देखना है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है आपका, फर्स्ट भी नहीं है, हाँ सेकंड भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका, असली दुनिया की स्थितियों से छात्रों को अवगत कराया जाए जिससे कि छात्र आपस में बातचीत कर सके और शिक्षक को सुविधा हो। देखो, आप यदि कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो कि घर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, फल सब्जियां कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बच्चों को क्या करोगे, आप उनसे ये बोलोगे कि अपने घर में देख क्या हो, क्या आपके गांव में ऐसे मकान हैं, क्या आपने ऐसे मकान देखे हैं। जैसे एक कहानी है, मेरे ख्याल से 3rd क्लास की बुक है, उसमें जो मकान मतलब घर दे रखे हैं तरह तरह के घर, तो वहाँ पर एक बच्चे की कहानी छोटी सी बताई गई कि वो एक गोल जो सीवर्स के जो पाइप होते हैं उसके अंदर रहता है वो लड़का, ठीक है। तो ये एक कहानी है, तो उसमें बच्चे को आप बोलोगे कि आपके यहाँ पर आपने किस किस प्रकार के घर देखे हैं, क्या आपने ऐसे घर देखे हैं। फिर आप जो ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पर बर्फ़ के घर होते हैं, वहाँ पर किस तरीके के घर होते हैं, आप वहाँ के एग्जाम्पल दोगे। बुक में इस चीज़ का चित्र भी दे रखा है, आप चित्र का अवलोकन करने के लिए क्या होगा कि ये घर कैसा अलग है ये दूसरे वाले घर से, ठीक है। तो आप ऐसा करोगे और बच्चे की जो है जो रियल जिंदगी, जो रियल लाइफ है उससे रिलेट करोगे। आप बच्चों से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यदि जो चैप्टर से टॉपिक से रिलेटेड है कि आपके घर में कभी ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, तो बच्चा बताएगा कि हाँ सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं यहाँ पर गया था ना, मेरे भाई को चोट लग गई थी, जो भी रिलेटेड होगी बच्चे के उस टॉपिक से बच्चा उसको बताएगा आपके सामने, और वो भी बहुत विस्तार से बताने की कोशिश करेगा आपको, ठीक है। तो असली दुनिया से जोड़ना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि बच्चे इससे जल्दी सीखते हैं और टीचर के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि टीचर का काम क्या है, टीचर का काम यही था कि वो बच्चे को समझा सके कॉन्सेप्ट को, और बच्चा इस तरीके से समझता है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन आपका वो ठीक होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, अधिक से अधिक शिक्षण एड्स कक्षा में इस्तेमाल किया जाए, मतलब टीचिंग एड आप क्लास में ज़्यादा यूज़ करें ताकि आप बच्चे को पढ़ा सकें, ठीक है ना। तो ये भी जरूरी नहीं है, जरूरी ये नहीं है कि आप ज़्यादा टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहे हो। आप क्या करोगे, आप बच्चे को इस तरीके से पढ़ाओगे, असली दुनिया के स्थितियों के साथ छात्र को अवगत कराना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन को उपयोगी और दिलचस्प प्रक्रिया बनाने के लिए किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। छात्र को शैक्षिक और सह शैक्षिक सीमाओं के इतर मतलब इनसे परे भी सीखने के लिए अलग अलग तरह की जानकारी को इकट्ठा करने के तरीकों का उपयोग। तो देखो, अब यदि मुझे जो डेफिनेशन है या फिर जो यहाँ पर जो ये लाइन लिखी पड़ी है पूरी, इसको यदि मैं मीनिंग नहीं निकाल पा रहा तो आपको वो रिव्यूशन पढ़ने चाहिए। जैसे प्रतिक्रिया देने के तकनीकी भाषा का प्रयोग, हम 5वीं फर्स्ट से लेके आपकी जो है 5th क्लास तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर तकनीकी भाषा का प्रयोग पर जोर नहीं देंगे और ना ही हम ऐसा बच्चे को करने के लिए बोलेंगे, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करके, छात्रों के बीच तुलना नहीं करनी है हमें छोटे लेवल पर, क्योंकि यदि आप तुलना करोगे तो एक बच्चा कहीं ना कहीं दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में तेज निकलेगा, क्या पता ये तेज निकल जाए, क्या पता तेज निकल जाए। और यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो इससे भी बच्चे के अंदर एक हीन भावना पैदा होती है कि मुझे इससे तुलना की जा रही है ना, मेरी कुछ अलग प्रॉब्लम है, उस बच्चे की अलग प्रॉब्लम है। हर बच्चा इंडिविजुअली अलग होता है,
है, ठीक है, आपको भी पता होगा। तो ऐसा भी नहीं करेंगे। और थर्ड ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन आपका बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थियों के बीच में लेबलिंग कर देंगे कि हमने पहले देखा क्लास में कैसे कैसे बच्चे हैं, ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा, ठीक है, ये बच्चा ये भी बच्चा ये भी ये भी ये भी ये सब बच्चे हैं। और ये आपका बीच में क्लास में घूमेगा एरिया, ठीक है ना। आपने देखा कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, आप इन 3 बच्चों को एक साथ बैठा दोगे, ठीक है ना, लेबलिंग के लिए। और जो बाकी बच्चे हैं आप उनको अलग बैठा दोगे, अलग क्लास में एक साइड में। तो आपने पार्टीशन कर दिया कि ये इंटेलिजेंट है और ये इंटेलिजेंट नहीं है बच्चे। तो हमें ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो दोनों के ही बच्चे की जो परफॉर्मेंस है कमी आ जाएगी, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चा जो है ये सोचता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, वो पढ़ने में मतलब कमी कर देगा, या फिर वो इस स्ट्रेस में आ जाएगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, कहीं मेरे नंबर कम ना आ जाए। स्ट्रेस में पड़ेगा तो उसके नंबर फिर कमाने बनते हैं। और ये बच्चे तो अपने आप को सोच चुके ही है कि हम तो कमज़ोर हैं, हमसे तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये भावना बच्चे के माइंड में बहुत जल्दी आ जाती है ना, तो ऐसा नहीं करना। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। देखिए फोर्थ, थर्ड और सेकंड तीनों गलत है। अब फर्स्ट ऑप्शन ही बचता है। यहाँ पर कहा गया है कि जो शैक्षिक है ना, स्कोलास्टिक बोलते हैं और एक बोलते हैं आपका कोस्कोलास्टिक। इन शैक्षिक होती है जो आपकी टीचिंग से रिलेटेड होती है, जिसमें आप मेंटली है ना, मेंटली स्ट्रांग होते हो या मेंटली आप वर्क करते हो मोस्टली। और सह शैक्षिक होती है आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, है ना, स्पोर्ट हो गया, आर्ट वर्क हो गया, क्ले वर्क हो गया, ड्राइंग हो गया, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो हमें इन दोनों से परे हट के भी और इनके बारे में इकट्ठी करने के लिए हमें और भी तकनीकों का प्रयोग करना है, ताकि हम ये देख सकें कि बच्चा शैक्षिक स्तर पर कैसा है और सह शैक्षिक स्तर पर कैसा है, ठीक है, पढ़ाई में कैसा है। यदि बच्चा इस चीज़ में अच्छा है तो हमें बच्चे को इस चीज़ में बढ़ाते हुए, इसमें वृद्धि करते हुए इस चीज़ को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, ताकि बच्चे को आगे दिक्कत ना हो पढ़ाई में, ठीक है ना। बिल्कुल भी अंगूठा छाप ना हो और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, ऐसा नहीं होना। बच्चे को इसमें भी आना चाहिए और इसमें तो इसमें वृद्धि करनी ही है। तो यहाँ पर जो मुझे 3 ऑप्शन गलत थे, मुझे पता थी, लेकिन मुझे फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें दिक्कत लग रही थी कि ऑप्शन ये फर्स्ट सही है या गलत है। तो 3 गलत हो गया तो पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा ऑप्शन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक शिक्षक उसकी लोकतांत्रिक प्रकृति के कारण छात्र को कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ एक साथ बैठते हैं, ठीक है, आपको ये देखना, कुछ एक साथ बैठते हैं, कुछ समूह चर्चा करते हैं, कुछ चुपचाप बैठ जाते हैं और अपने आप पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। अब ये चीज़ जो हो रही है ना, तो टीचर्स तो जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पेरेंट्स ने देखा कि बच्चे टीचर जो है इस तरीके से टेक्निक का यूज़ कर रहा है और जो पेरेंट्स को टेक्निक पसंद नहीं आई, है ना, और टीचर इस चीज़ से खुश नहीं है, मतलब जो पेरेंट्स हैं इस चीज़ से खुश नहीं है। तो क्या करेंगे, स्थिति को संभालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। माता पिता को शिक्षक में विश्वास करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ से है, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका यहाँ से है, तो इसे कट कर देते हैं। माता पिता को शिक्षक में विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। देखो, टीचर्स को मतलब पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि टीचर जो कर रहा है वो बच्चे के अच्छे के लिए ही कर रहा होगा, क्योंकि टीचर प्रशिक्षण है ना, ट्रेनिंग लेकर आया है, 2 साल का डिप्लोमा करके आया या फिर वो बीएड करके आया है, ठीक है ना। तो ये जो डीएलएड है वो करके आया, तो टीचर को जो पेरेंट्स हैं उनको समझना चाहिए कि टीचर ऐसा ही नहीं आ गया, वो पढ़ा लिखा है, वो कुछ सोच कर ही इस तरीके से पढ़ा रहा होगा। तो पहला ऑप्शन ठीक है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बताऊंगा मैं कैसे होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका, माता पिता को बच्चों को स्कूल से दूर रखना चाहिए कि हम तो इस स्कूल में पढ़ाएंगे ही नहीं, ये तो टीचर ही बेकार है, तो ऐसा नहीं करना पेरेंट्स को। थर्ड ऑप्शन आपका, माता पिता को प्राचार्य को शिक्षक के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए ना, कि शिकायत कर दो टीचर की प्रिंसिपल से कि ये तो ऐसा कर रहा है, ऐसा पढ़ा रहा है और हमारा बच्चा ऐसा नहीं, हमें नहीं पढ़वाना ऐसे, है ना। और माता पिता अपने वार्ड का कक्षा अपने वार्ड का चेंज करा सकते हैं ना, अनुरोध कर सकते हैं अपना वो चेंज कराने के लिए जो सेक्शन है। और फोर्थ ऑप्शन है, अनुभाग बदलने के लिए प्राचार्य को अनुरोध करना चाहिए। अच्छा, ये ऑप्शन आपका सी, ये पूरा यहाँ पर डी नहीं होगा, ये 3 ही ऑप्शन है शायद यहाँ पर। तो फोर्थ ऑप्शन शायद टाइप नहीं करा, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। इसमें एक फोर्थ ऑप्शन मेरे ख्याल से ये भी होगा कि जो है माता और पिता के जो मतलब टीचर और जो पेरेंट्स के जो संबंध है वो ख़राब हो जाएंगे यदि टीचर और पेरेंट्स के बीच में जो है संबंध नहीं बन पाते, मतलब। और इससे क्या होगा, इससे बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या होता है, मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, जब पेरेंट्स ये मानेंगे कि हमारा जो टीचर है हमारे बच्चे को पढ़ा रहा है वो अच्छा नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं वो इस बात को अपने बच्चे के सामने बोलेंगे। और बच्चे क्या होता है, बच्चे तो अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे, तो उनके मन में टीचर के खिलाफ एक गलत भावना पैदा हो जाएगी। और जब गलत भावना पैदा होगी तो टीचर चाहे उनके लिए कितना अच्छा कर ले, वो कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव वे में लेंगे, है ना। लेकिन यदि टीचर और पेरेंट्स के संबंध बहुत अच्छे हैं
तो टीचर कहीं ना तो बच्चा इस चीज़ को देखेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, या फिर टीचर इस जो स्टूडेंट है वो इस चीज़ को देखेगा कि यार मेरे पेरेंट्स तो टीचर के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, टीचर भी मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, मतलब टीचर अच्छा है। और जब टीचर अच्छा है तो मुझे उसकी बात माननी चाहिए। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ये बात बोलेंगे बेटा टीचर की बात माननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या होगा, एक टीचर और पेरेंट्स का जो रिलेशन है ये पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे इसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होना चाहिए। जब माता पिता को जो है शिक्षक में विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए कि भाई देखो वो दिक्कत कहाँ आ रही है, टीचर बताएगा पेरेंट्स को ये दिक्कत कहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। अब एक प्राथमिक प्राइमरी लेवल पर बात हो रही है, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिए, बच्चे क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं, उनके दिमाग में वो अपने तरीके से कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। आपने यदि पियाजे की थ्योरी पढ़ी हो तो पियाजे बोलता है कि बच्चे मात्रात्मक में अलग, नियोजित गुणात्मक में अलग होते हैं। वो उन्होंने कुछ ऐसी लाइन बोली है, यदि आपने डेफिनेशन मतलब ये यदि आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो पहला ऑप्शन आपका शिक्षण के तरीकों में दक्षता और विषयों का ज्ञान देखो होना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा गुण होना चाहिए। अत्यधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने के लिए अत्यधिक क्षमता। देखो मानकीकृत भाषा का उपयोग आता हो या ना आता हो, लेकिन बच्चे की जो मातृभाषा है ना, मातृभाषा इसको जरूर टीचर को ध्यान देना इस चीज़ पर। तो हम इस ऑप्शन को भी गलत मान लेंगे। थर्ड ऑप्शन है पढ़ाने के लिए उत्सुकता। टीचर वही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है ना, तो जरूर नहीं कि टीचर मोटिवेटेड है तो बच्चे पढ़ेंगे ही, भाई टीचर को कुछ काम भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन में आपका नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता। एक प्राइमरी स्कूल के लेवल पर देखिए, यदि प्राइमरी क्लास के लेवल पर एक टीचर में धैर्यता होनी चाहिए। एक बच्चा ना आपसे 10 तरह एक ही क्वेश्चन का जवाब एक किसी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चे ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, किसी बच्चे ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आप क्या करोगे, उसका आंसर दोगे। लेकिन बच्चा क्या करेगा, बच्चा उस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर देगा, सर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, तो फिर उसका ऑप्शन, फिर आप उसे सोल्यूशन दोगे कैसा बेटा ऐसा होएगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बन रही है, तो ऐसा इससे बाहर तक पहुंचेगा ही नहीं। बच्चे ने फिर कोई क्वेश्चन पूछा, मतलब यह है कि बच्चे आपसे बार बार क्वेश्चन पूछेंगे और आपके बहुत धैर्य के साथ उनका बिना गुस्सा करते हुए, बिना उनसे ये कहते हुए कि तू परेशान कर रहा है, फालतू का क्वेश्चन कर रहा है, बिना ये बोलते हुए आपको उसके सभी सवालों का जवाब देते हुए उसे संतुष्ट करना है, ठीक है। तो ये धैर्यता बहुत बड़ी चीज़ है प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डैश, ये डैश है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। डैश प्रेरित शिक्षण की निशानी माना जाता है। अब प्रेरित शिक्षण की क्या निशानी माना जाता है, मतलब प्रेरित शिक्षण है ना, पढ़ा रहे हो आप, क्या निशानी है, छात्रों का सवाल पूछना। बच्चे क्लास में सवाल पूछेंगे तो माना जाएगा कि टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है और वो टीचर इस तरीके से पढ़ा रहा है, शिक्षण इस तरीके से कर रहा है कि बच्चा पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो रहा है, ठीक है ना, और उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ है, ठीक है ना, और वो कॉन्सेप्ट को समझ रहा है तभी तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो, नहीं तो बच्चे तो नाड़ से हिलाते रहते हैं, हाँ सर यस सर यस सर बोलते रहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक होगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा में पूर्ण निष्पद्धता, कि बच्चों को कुछ न बोलने दिया जाए, बच्चे से मतलब निष्पद्धता का मतलब यही होगा कि बच्चे बिल्कुल शांत बैठे पड़े, निष्क्रिय है और टीचर पढ़ा रहा है ना, कोई बच्चा कुछ पूछ भी जाए तो उसको नहीं बोलने देना कि चुप रहो या बाद में पूछना क्लास के, इस तरीके से, तो ऐसा नहीं करना। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। थर्ड ऑप्शन आपका कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। अब ये जरूरी नहीं है कि कक्षा में अधिकतम उपस्थिति है तो प्रेरित शिक्षण की निशानी माना जाए इसको, ये भी जरूरी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन आपका शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक काम शिक्षक द्वारा दिए गए, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। छात्रों को सवाल पूछना, अब यहाँ पर बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है ना, यदि कोई टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब कि टीचिंग एज का यूज़ कर रहा है, रियल लाइफ के जो एग्जाम्पल है उनको क्लास में लेकर आ रहा, बच्चे समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो बच्चा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई यदि यहाँ पर रिलेट कर पाने वाला है तो बच्चा अपनी लाइफ से रिलेटेड वो एग्जाम्पल होता है वो घटना का एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। दूसरी बात, जब छात्र सवाल पूछते हैं टीचर से तो ये इस चीज़ का प्रमाण होता है कि बच्चा समझ रहा है कॉन्सेप्ट को और साथ साथ टीचर के साथ साथ चल रहा है पढ़ाई में। टीचर ने पहला सब टॉपिक बता दिया, टॉपिक का सब टॉपिक समझा दिया, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, फिर दूसरा सब टॉपिक पढ़ाया, उसका क्वेश्चन पूछा और इसको फिर इससे रिलेट करा। तो यदि बच्चा ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रहा है ना, सवाल पूछ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, टीचर कई बार क्या करता है, पढ़ाते हुए बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछता है कि बताओ मैं कहाँ पर हूँ। ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं कहाँ पर हूँ, लाइन पूछने वाली बात है, बच्चों को ध्यान है नहीं है, पाठ के साथ साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे। टीचर कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि मैंने आपको ये पढ़ाया, बताओ अब कहानी में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो सबको क्लियर है, तो बताओ। ये बच्चे बोलते हैं क्लियर है, तो टीचर एक क्वेश्चन पूछ सकता है किसी बच्चे से रैंडमली कि बताओ यहाँ पर इसका ये यहाँ पर इसको ये कौन है, राम कौन है, श्याम कौन है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा है।
टीचर भी क्वेश्चन पूछ सकता है और बच्चे भी, और ये दोनों इस चीज़ का प्रमाण है कि ये प्रेरित शिक्षण की निशानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निचली कक्षा में अध्यापन के खेल खेल में सीखने की पद्धति पर आधारित है। अब आपका ये जो क्वेश्चन है, खेल खेल में सीखने की पद्धति किस पर आधारित है? आपकी वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, इससे क्या होगा, खेल खेल में बच्चा जल्दी सीखता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, PHY फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, उसका मेंटली भी होता है। ठीक है ना, तो खेल खेल में यदि आप बच्चे को क्लास में बैठा हुआ, छोटी क्लास चाहे हो, कोई सी भी क्लास का बच्चा हो 5 तक, तो वो इतना जल्दी मतलब यदि आप बुक से पढ़ाओगे बिना खेल पद्धति का यूज़ नहीं करोगे तो बच्चा इतनी जल्दी नहीं सीख पाएगा जितनी जल्दी वो खेल विधि का प्रयोग करते हुए सीख पाता। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में शब्द का पाठ्यक्रम को संदर्भित करता है। देखो अब यहाँ पर शब्द का पाठ्यक्रम, यहाँ पर स्कूल की कुल मिलाकर कार्यक्रम है, मतलब स्कूल में जो कार्यक्रम होते हैं ना उनको बच्चा क्या करता है, दिन प्रतिदिन अनुभव करता है। स्कूल में क्या कार्यक्रम कराए जाते हैं, पाठ्यचर्या है ना, जो पाठ्यक्रम होता है वो पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम के ऊपर यहाँ पर बात की गई है कि जो स्कूल में बच्चा क्या करता है, दिन प्रतिदिन क्या अनुभव करता है, जो टीचर पढ़ा रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, टीचर बुक से पढ़ा रहा है, तो पाठ्यक्रम को ही टीचर पढ़ा रहा है और उसे वो बच्चा अनुभव करता है और उसी के आधार पर वो अपने अनुभवों को क्रिएट करता है। ठीक है ना, देखता है लाइफ में कि ये इस चैप्टर से रिलेटेड मेरी रियल लाइफ में कुछ रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया गलत, पाठ्य सामग्री वर्ग में इस्तेमाल किया जाना ये भी गलत है, शिक्षण और सामग्री के तरीकों को सिखाया जाना ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो आपका सही और एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो आपका फोर्थ ही बन रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पियाजे का आ गया। देखो ये इस पियाजे से यदि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पियाजे को थ्योरी आप जरूर पढ़िए। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी यही है। 5 मतलब हम यदि प्राइमरी लेवल पर पढ़ते हैं और यदि हम अपर प्राइमरी लेवल पर भी पढ़ते हैं तो ये भी मतलब ये है कि कुल मिला के बाद आपकी वाइगोत्स्की और पियाजे की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके हर टेट एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है, पियाजे के अनुसार निम्न में से किस चरण में एक बच्चे के सार प्रस्ताव। यहाँ पर सार प्रस्ताव का मतलब यदि आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखोगे तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगा। ठीक है ना, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे वर्ड्स होते हैं तो आप इंग्लिश को जरूर देखें कि क्या शब्द बोला जा रहा है। किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप उसे हिंदी में जरूर ट्रांसलेट करके देखो। तो यहाँ पर एक बच्चे के सार प्रस्ताव के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो ये कौन सी स्टेज है? देखो ये होती है मूर्त वाली, है ना, ये होती है अमूर्त वाली। उसने पूछा है अमूर्त वाली कौन सी है, तो आपकी 4th स्टेज होगी। ठीक है ना, 11 वर्ष से ऊपर या तो आप बोल सकते हो परिपक्वता प्राप्त करने तक, है ना, या आप इसे 15 बोल सकते हो। अलग अलग डेट होते हैं लेकिन हम ये मानते हैं कि बच्चा जब तक मैच्योर ना हो जाए ना, परिपक्व ना हो जाए, जब तक ये स्टेज मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 4th ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक को अपने छात्रों की योग्यता को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब कैसे छात्रों की योग्यता का प्रयास करेगा, समझने का प्रयास करेगा? निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा इस उद्देश्य से संबंधित है? अब वो कौन सा उद्देश्य से संबंधित है? शैक्षिक मनोविज्ञान से इससे संबंधित है ना, शैक्षिक मनोविज्ञान। मीडिया मनोविज्ञान भी नहीं होगा। शैक्षिक समाजशास्त्र आपका फिलोसफी होगा, है ना, फिलोसफी साइकोलॉजी फिलोसफी, हाँ फिलोसफी होगा मेरे ख्याल से, तो ये फिलोसफी होगा। और सामाजिक दर्शन सोशियोलॉजी है ये, तो ये भी नहीं होगा। आपका जो यहाँ पर क्या करा टीचर, शैक्षिक मनोविज्ञान, ताकि बच्चों की योग्यता को समझ सके। ठीक है ना, शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रयोग करता है टीचर। ठीक है ना, सच्चे मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी, ताकि बच्चे की जो योग्यता है उनका समझ सके। उसके लिए वो जो थ्योरीज दे रखी हैं, वो और भी मेथड्स दे रखे हैं, इनसे क्या इनका यूज़ करके जो है टीचर बच्चे के बारे में नॉलेज लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृतिका जो घर पर ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन स्कूल में बहुत बात करती है, यह बताता है कि उसे अपना घर पसंद नहीं है। ये नहीं होगा। उसके विचारों को स्कूल में स्वीकार नहीं किया जाता। अरे स्वीकार किया जाता तभी तो स्कूल में बोल लिया। 3rd ऑप्शन आपका, स्कूल बच्चों को बात करने के लिए अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर देखो ये ना, ये क्वेश्चन अब चेंज हो चुका है, इसकी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। स्कूल बच्चों को बात करने के अवसर प्रदान नहीं करता, मतलब अब जो ऑप्शन है, अब जो आता है इस क्वेश्चन को लेकर जो ऑप्शन बनता है वो ऐसा नहीं बनता। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में चेंजेस हो चुके हैं। पहले जब ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया था तो उसमें यही लिखा हुआ था कि स्कूल बच्चों को बात करने के लिए अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर बात करने का अवसर प्रदान करने से यहाँ पर मतलब है कि बच्चे को चर्चा के मौके देता है। ठीक है ना, संवाद करने का मौका देता है ना, डिबेट करने का मौका देता है बच्चों को।
तो यहाँ पर इस चीज़ की बात की गई है, ना कि जो चैटिंग करते हैं क्लास है ना, बैठ कर बात करते हैं, चैटिंग करते हैं क्लास में, वो चीज़ नहीं बोली गई है यहाँ पर। इसलिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अब चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा, जरा समझिए, शब्दों को जरा समझिए, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका शिक्षकों की मांग है कि बच्चों को स्कूल में बहुत बात करनी चाहिए, तो टीचर ऐसा नहीं सोचते भैया, बिल्कुल नहीं सोचते। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण कर लेते हैं, बयान किसने दिया? पैवलोव नहीं है, स्किनर नहीं है, कोहलबर्ग नहीं है। पियाजे ने ये बात बोली थी कि बच्चे क्या लिटिल साइंटिस्ट हैं। भैया वो खुद ही खोजेंगे लिटिल साइंटिस्ट, मतलब लिटिल साइंटिस्ट है, मतलब बच्चा है और साइंटिस्ट है। और साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट क्या करते हैं? नई चीज़ की डिस्कवरी करते हैं, खोजते हैं, खोजबीन करते हैं। तो क्या करेगा बच्चा? लिटिल साइंटिस्ट है तो इसलिए क्या करेगा? वो सक्रिय दुनिया, मतलब बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, है ना। फिर उसके बाद वो जब डिस्कवरी कर लेते हैं, जैसे बच्चे ने कोई सोचा कि ये कोई कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता गलत बना दिया, कोई कुत्ता है और उसके 4 पैर होते हैं, तो हर जानवर को कुत्ता बोलेगा। लेकिन जैसे बड़ा होता है वो अपने जो है चेंजेस करता है उस चीज़ में, ठीक है। और फिर उसके बाद वो जानवर को जो क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न चरणों में से किसमें बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है? आपको हर जगह इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिलेगा किशोरावस्था। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यदि आपसे ये ऑप्शन, एक क्वेश्चन लेते हैं, आपका एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको समझ आएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए, है ना। पहली स्टेज दे दी आपको 0 से 2, दूसरी है 2 से 7, 7 से 11 और 11 से आगे, ठीक है ना, 15, 16 जो भी है। और क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो है बच्चे का विकास कौन सी अवस्था से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, विकास कौन सी अवस्था से स्टार्ट होता है। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, बताइए, आप इसे लगाओगे, है ना, कि क्योंकि ऑप्शन में वो स्टार्ट यहीं से होता है आपके, क्योंकि ऑप्शन में ये दे रखा है सबसे कम ऑप्शन यही है। लेकिन यदि यहाँ पर लिखा होता कि गर्भावस्था से, ठीक है ना, एक ऑप्शन ये होता, और कोई सा भी ऑप्शन आप मना कर डिलीट कर दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, और अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर ये वाला ऑप्शन आया था गर्भावस्था, तब आप कौन सा ऑप्शन लगाते? तो आप ये वाला ऑप्शन लगाते, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेज जो है ना, ये इससे भी पहले की स्टेज है, जो 0 से 2 की स्टेज है, इससे पहले की स्टेज होती है 0 से लेके 9 मंथ के, जो आपके गर्भावस्था की कहलाती है, ठीक है। तो आप इसको आंसर लगाओगे। इसी तरीके से यहाँ पर अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य बनता है, तो सक्रिय सदस्य अपने साथियों के समूह का वो अर्ली चाइल्डहुड में बन जाता है, ठीक है। और अगर यदि अर्ली चाइल्डहुड यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, पूर्व, यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था, पश्चात, पूर्व पश्चात पहले, ये अर्ली चाइल्डहुड है मेरे ख्याल से ना। तो ये अर्ली चाइल्डहुड है, तो यहाँ पर इसका आंसर ये वाला होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। किशोरावस्था नहीं होगा, किशोरावस्था जब मानते जब पहला ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये आपको बुक में और बहुत से यूट्यूब चैनल पर ये ऑप्शन मिल सकता है कि जो थर्ड ऑप्शन है ये ठीक है, किशोरावस्था। और CTET भी इस ऑप्शन को सही मानता है। लेकिन यदि आप ढंग से समझते हैं कॉन्सेप्ट को, तो आपको पता चलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने समझाया, इसका ऑप्शन यदि याला ऑप्शन नहीं दे रखा था, अर्ली चाइल्डहुड का ऑप्शन याला नहीं दे रखा होता, तब हम इसको लगाते। लेकिन ये अर्ली चाइल्डहुड का ऑप्शन दे रखा है, तो हम अर्ली चाइल्डहुड लगाएंगे, जो किशोरावस्था है नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन करे, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। इस चैनल पर आपको EVS के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, EVS पेडागोजी के भी, हिंदी पेडागोजी के भी, और आपके मैथ या इंग्लिश पेडागोजी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन डेली लाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।